हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आपने इंट्रोडक्टिव वीडियो में देख ही लिया होगा। इसमें हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे। हालांकि हम अपने किसी भी चैप्टर को उतनी ज़्यादा बारीकी से, उतनी ज़्यादा डेप्थ से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है। अभी जो हम पढ़ेंगे, हमारा मेन मोटिव होगा कि हम बचे हुए समय को अच्छे से यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ। इसलिए हमने अपने इस सिलेबस को 2 फेज़ में डिवाइड किया है। पहले फेज़ में हमने जैसे कि बताया था, डेरिवेशंस और जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक, तो सेकंड फेज में फिर हम न्यूमेरिक भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक, तो इस यूनिट में दो हमारे पास मेजर पोर्शन है, चार्जेस के और फील्ड के बारे में। फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इसको हमने उसी तरह से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हम पहले में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे पूरा पहली वीडियो में, और फिर दोबारा फिर हम फील्ड पे जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को समझने के लिए या फिर कहीं पूरी फिजिक्स को समझने के लिए बिना इलेक्ट्रिक चार्ज को समझे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की थोड़ी सी बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो में हम 3 ही टॉपिक देखेंगे, एक इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये 3 पार्ट होते हैं, इनको तीनों को देखेंगे अभी, और कूलम्ब्स लॉ। ये हमारे बेसिक मेजर पॉइंट रहेंगे आज की वीडियो के। पर उससे पहले हम थोड़ा सा चार्ज के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि चार्ज किस में होता है, किस चीज़ में चार्ज होता है। ये मतलब आपने देखा होगा, हमारी नॉर्मल लाइफ में हर चीज़ में चार्ज नहीं होता है, ऐसा हमें लगता है, ऐसा जबकि है नहीं। चार्ज की जो बेसिक यूनिट है, जब भी कोई चार्ज बोलता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है। सबसे पहले 2 चीज़ें आती हैं कि पॉजिटिव एंड निगेटिव, कि चार्ज कौन सा है भाई। हमने जो भी आज तक चीज़ें देखी हैं, कोई बैटरी देखी हो, सेल देखा हो, उसमें 2 साइन तो जरूर देखे होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। कोई ना तीसरा साइन और ना बिना इन साइन के कभी कुछ देखा हो। तो इससे हमें ये तो पता लग चुका है कि हमारे पास 2 तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव कहाँ से आए। तो देखो, जो चार्ज का सोर्स है, मेन सोर्स है, जब हमने किसी भी मैटर को उसके बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि बहुत छोटे एलिमेंट तक पहुंचने की कोशिश की किसी एलिमेंट के, तो हमें पता लगा जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो क्या निकले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 3 निकले। जब हमने इनको और अच्छे से ऑब्जर्व किया, हमने पाया कि न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल एलिमेंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास कुछ एक अलग सी प्रॉपर्टी है। दोनों के पास सेम है बट अपोजिट है, मतलब इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो अपोजिटली बिहेव कर रही है। उस प्रॉपर्टी का हमने नाम दिया चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, की इनके पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है बट एक दूसरे से अपोजिट है। जो पी के पास है यानी कि प्रोटॉन के पास है, इलेक्ट्रॉन के पास उससे टोटली अपोजिट चार्ज है। तो हमने पी का जो चार्ज है उसको हमने पॉजिटिव मान लिया, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब जब पी के चार्ज को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन का उसके उल्टा है, तो कुछ तो मानना होगा, तो हमने उसको निगेटिव माना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने साथ जो चार्ज लाया है वो निगेटिव ही लेके आया है। निगेटिव हमने उसको नाम दिया है, जैसे और सारी चीज़ों को हम नाम देते हैं। वो निगेटिव चार्ज है प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि प्रोटॉन के पास हमने जो चार्ज है उसको नाम पॉजिटिव दिया है। ठीक है, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव साइन दे देते तो प्रोटॉन को फिर हमें ऑब्वियसली निगेटिव देना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझने की ये बात है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है उसका नेचर प्रोटॉन के चार्ज के मुकाबले बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, जब हमने इस चार्ज को मेजर करने की कोशिश की तो हमने पाया कि दोनों के पास सेम अमाउंट चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या, कूलम्ब। और प्रोटॉन के पास भी सेम चार्ज है लेकिन अपोजिट साइन का, यानी कि +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो अभी कूलम्ब क्या है। कूलम्ब जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है और ये इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। तो ये तो बात हुई चार्ज के सोर्स के बारे में। तो यहाँ से एक बात और तय हो गई है कि अगर कहीं पे कुछ चार्ज है, सपोज करो ये एक बॉडी है और इसके पास -20 कूलम्ब चार्ज है, तो ये कन्फर्म है कि इसके पास जो ये चार्ज है ये कहाँ से आया है, इलेक्ट्रॉन से। इसका एकमात्र सोर्स इलेक्ट्रॉन ही है, ये जान लीजिए, और कोई सोर्स नहीं है। अब क्वेश्चन आता है क्या यहाँ पे प्रोटॉन है, हो सकते हैं, तो फिर कैसे मान लें कि चार्ज का जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन है।
चार्ज निगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है। और कितने ज़्यादा हैं? वो इतने ज़्यादा हैं कि वो 20 कूलम का नेगेटिव 20 कूलम का चार्ज दे सके। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है। अगर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होता, अगर कोई कहीं यहाँ पे +45 कूलम चार्ज है, तो यानी कि यहाँ ये जो चार्ज है इसका सोर्स जो है प्रोटॉन है। ठीक है, चार्ज का सोर्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये दो ही चीज़ हैं बस। ठीक है, तो चार्ज की ये एक छोटी सी बात हुई और एक दो प्रॉपर्टीज़ की हम देख लेते हैं। चार्ज की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो क्या है? हमने देखा चार्ज दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। पहला पॉइंट तो ये हुआ, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये तो हमने जान लिया है, अभी क्यों होते हैं ये भी जान लिया है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सेम चार्ज रेपेल ईच अदर। जब सेम चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव पॉजिटिव हो, वो क्या करेगा? एक दूसरे को रेपेल करेगा। सेम चार्ज रेपेल्स ईच अदर। और जब अपोजिट होगा वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अगर हमारे पास प्लस का चार्ज है और यहाँ पे माइनस का चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन अगर सेम चार्ज है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को अपोजिट साइड में पुश करेंगे। ठीक है, अगर निगेटिव निगेटिव होगा तब भी सेम कहानी होगी। यहाँ निगेटिव है यहाँ भी निगेटिव है, तब भी ये एक दूसरे को पुश बैक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये चार्ज की बात खत्म होती है। ये समझ में आई सबको? अब चलते हैं चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इन तीनों को पढ़ेंगे। पहले हम तीनों का नाम जान लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है, एडिटिव इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन यानी कि क्वांटाइजेशन। और तीसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन तीनों प्रॉपर्टी को जान लें। सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिटिव। इसका क्या मतलब? आपने क्लास 12th में वेक्टर्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स में क्या देखा होगा आपने? जैसे एक लिखा हुआ है 2 आयोटा वेक्टर, आई वेक्टर, और एक लिखा हुआ है 3j वेक्टर। और अगर हमें इनको प्लस करना है तो क्या हम इसको 5 लिख सकते हैं? कभी नहीं। तो क्या लिखेंगे? 2i + 3j। यही इसका क्या हुआ? सम हुआ। और इस सम को क्या बोलते हैं? वेक्टर सम। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेक्टर सम। और जब हम नॉर्मल प्लस करते हैं, जो आज तक हमने पढ़ा है, जैसे 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, किसी ने कहा इसको प्लस कर दो, हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 2 + 3 = 5। इस तरह के सम को क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम। ठीक, ये क्लियर हो? तो जो चार्जेस हैं वो एडिटिव इन नेचर है, यानी कि उनका एल्जेब्रिक सम हम कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे किसी ने हमको दिया कि पॉजिटिव 50 कूलम चार्ज है, एक -40 कूलम चार्ज है, एक -3 कूलम चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ? तो हम इनको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। 50 - 40 - 3, तो क्या आया? ये आया 7 कूलम प्लस के 7 कूलम चार्ज। ठीक है, तो ये एडिटिव इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन बोलते हैं जब हम किसी एक चीज़ को बहुत ही छोटी उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ सकें। ठीक है, जैसे कोई एक दीवार बनी हुई है, क्या हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक बेसिक एलिमेंट बता सकते हैं? जी बिल्कुल। बेसिक एलिमेंट क्या है इसके? ईंटें। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ना कि भाई इसमें 20 ईंट लगी है या 40 ईंट लगी है, एग्जैक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? क्वांटाइजेशन ऑफ वॉल। तो क्या ऐसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल है? देखते हैं। सपोज करो किसी ने कहा हमारे पास 20 कूलम चार्ज है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। किसी ने कहा हमारे पास 32 कूलम चार्ज है। ठीक है, अब ये चार्ज, सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा पॉजिटिव की निगेटिव। उसने बोला भाई पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी निगेटिव चार्ज। तो हमें पता है निगेटिव चार्ज का एकमात्र सोर्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चार्ज है ये कब बना होगा? जब यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए होंगे। और क्या एक इलेक्ट्रॉन से बन गया होगा? नहीं। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लगे होंगे। कितने? अभी लिख लेते हैं, हमें नहीं। इन सब ने मिलकर बनाया होगा -32 कूलम चार्ज। और अब ये इलेक्ट्रॉन, सपोज n इलेक्ट्रॉन है, अभी हमें निकालना है n इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको n × E लिख सकते हैं। ये बना -32 कूलम। अब हम इसे कर लेंगे सोल्व। n E की वैल्यू हमें पता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इधर क्या है? -32 कूलम। तो यहाँ क्या होगा? एक तो माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, कूलम से कूलम भी कट जाएगा, और n की वैल्यू आएगी
32 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब सोल्व करेंगे ये तो ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगी, तो ये आएगा 20 इंटू 10⁻19 गुलाम नहीं आएगा, बस यही लिखा होगा क्योंकि ये n है, ये इंटीजर है कोई, ठीक है। और ये हमेशा इंटीजर किस में होगा, मतलब ये हमेशा जो डिजिट है ये इंटीजर फॉर्म में होगी। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि इतने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में ऐड होंगे, कभी भी फ्रैक्शन में ऐड नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना भाई आधा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो चार्ज है, क्यू चार्ज है, उसको हम लिख सकते हैं एन ई की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि एन क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी होंगे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो एन ई यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि हम उस चार्ज का क्वांटाइजेशन कर पा रहे हैं, कि हम बता पा रहे हैं कोई भी चार्ज है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन लगे हैं, अगर पॉजिटिव है तो इतने प्रोटॉन लगे हैं। तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी कंजर्वेशन पे। कंजर्वेशन क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको सिंपली ऐसे समझिए, हमारे पास एक प्लेट है और जो अभी हमने पढ़ा इसमें 32 कूलम चार्ज है प्लस के। अगर हमने एक दूसरी प्लेट ली और इसको किसी तरह उसे कनेक्ट करके और चार्ज इधर दे दिया, तो यहाँ से हमने इस चार्ज को आधा कर दिया, तो यहाँ +16 कूलम बचा। तो इसका क्या मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है यहाँ पे जो ये चार्ज था ये प्रोटॉन की वजह से था, ये सारे प्रोटॉन थे, यानी कि हमने आधे प्रोटॉन इधर शिफ्ट कर दिए हैं, तो यहाँ आधा चार्ज बच गया है, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या, क्या हमने चार्ज को ख़त्म कर दिया, नहीं, हमने चार्ज को क्या किया है, ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र। अब अगर मैं इन दोनों प्लेट का चार्ज जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, दोबारा से फिर 32 कूलम आ जाएगा, क्योंकि अब इसके पास 16 है और आधा इसके पास आ गया, 16 इसके पास है, 39। तो टोटल चार्ज तो कंजर्व है, सेम है, वो घटा या बढ़ा नहीं है, बस वो ट्रांसफ़र हुआ है एक प्लेट से दूसरी प्लेट या फिर एक मेटल से दूसरे मेटल। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नोर डेस्ट्रॉयड, जो एनर्जी का आपने पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड, ये सिर्फ एक लोकेशन या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड पॉइंट। कंजर्वेशन चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, ठीक है, यानी कि अगर बिल्कुल स्टिल लैंग्वेज में बोलें तो चार्ज जो है कांस्टेंट है, ओवरऑल चार्ज कांस्टेंट है, उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है बच्चों। अब हमने अपने आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, कूलॉम्स लॉ। हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, कूलॉम्स लॉ। अच्छा, क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा होगा, तो थ्योरेटिकल वे में तो ये बिल्कुल ग्रेविटेशन लॉ जैसे ही है। ये लॉ कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, अभी हम वेक्टर फॉर्म में नहीं जाएंगे, बस सिंपली बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और वो r डिस्टेंस पे रखे हुए, ठीक है। लैंग्वेज भी ध्यान देना क्या क्या लिखते हैं, तभी मार्क्स आ पाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, ठीक है। अभी हम बहुत बार कर रहे थे कि -20 कूलॉम -30 कूलॉम, तो कूलॉम किसकी यूनिट है, चार्ज की। तो जो चार्ज का डेरिवेशन है ये वो वाला है, क्योंकि फिजिक्स के एग्जाम में अक्सर एग्जाम हॉल में ये याद नहीं रहता है कि डेरिवेशन पूछा कौन सा गया है। तो जब भी कूलॉम्स लॉ लिखा देखोगे तो समझ जाना चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज वाला डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो एक चार्ज रखा यहाँ पे, एक यहाँ रखा और बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, r। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या हुई हमारी कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली इक्वेशन हुई F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक है। इसको क्या बोला हमने, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड द सेकंड वन इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये तो लिखा ही हुआ है ऊपर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आई कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हमें, वी गेट
नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। हमें मिला कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन का साइन है इसको हटाने के लिए हमारे पास एक आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इक्वेशन बन जाएगी F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से K की वैल्यू लिख देंगे। K की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कीप्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। ठीक, ये फाइनल फॉर्मूला हुआ। पर अभी इसमें थोड़ा सा डिस्कशन बचा हुआ है इस क्वांटिटी के बारे में, यानी कि K के बारे में। ठीक है, K किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। इतना तो हमने पढ़ लिया है। इसकी एक वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। लेकिन ये बताता क्या है हमें, K हमें क्या बताता है? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या मोर स्पेसिफिकली हम बात करें एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है, क्योंकि जो K की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई तो कांस्टेंट फिगर है, इसमें एप्सिलॉन नॉट एक अजीब सी टर्म है। तो ये एप्सिलॉन नॉट हमें क्या बताता है? तो इसका नाम पहले लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी हमें क्या बताती है? तो देखो, अगर दो चार्जेस हैं, यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और ये r डिस्टेंस पे रखे हो, तो क्या इन पे हमेशा फोर्स सेम होगी? सेम फोर्स होगी सभी मीडियम में। जैसे कि यहाँ पे एयर में रखे हुए हैं, हम इसको वैक्यूम में, क्या क्या हो सकते हैं मीडियम? एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी मीडियम हो सकता है। क्या सभी मीडियम में, इन तीनों मीडियम की बात कर लेते हैं, क्या सभी में फोर्स सेम होगी? फोर्स सेम होगी? नहीं। तो जो वो डिफरेंस होगा फोर्स का, वो कैसे हमें पता चलेगा कि किस मीडियम में कितना ज़्यादा या कम है? तो वो जो एप्सिलॉन नॉट है वो हमें वो ही बताता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कितनी है। अगर वैक्यूम या फ्री स्पेस की हम बात नहीं करेंगे, हम किसी और मीडियम में बात करें जहाँ परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, तो वहाँ पे सेम फॉर्मूले को हम कैसे लिख देंगे? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वहाँ पे हम सेम फॉर्मूले को लिख देंगे F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये बात ध्यान रखें, यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। आगे क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ गया। तो ये फोर्स कहाँ पे है? किसी भी नॉर्म मीडियम में जहाँ का परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन। ठीक, तो ये था हमारा फोर्स का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, डिस्टेंस दोनों की क्या है? दोनों के बीच में r है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक का हमारा फॉर्मूला भी आ चुका है। F इक्वल्स टू, अभी के लिए K ही लिख देते हैं, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब होता क्या है कि हमें लिखना है इसको वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में जो इस पॉइंट पे फोर्स लगेगी वो इस साइड को लगेगी अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? F/1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो हम पहले F/1 ड्यू टू 2 निकालते हैं। तो अगर हमें F/1 ड्यू टू 2 चाहिए तो एक तो हमें मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा जो कि हमारे पास है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और दूसरा हमें डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी भाई? डायरेक्शन ये वाली है, और ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, ये पॉइंट 2 है और ये 1 है, तो आर की डायरेक्शन क्या हुई? 2 to 1। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन हुई ये हुई 2 to 1। तो यहाँ लिख देंगे R2 1 यूनिट वेक्टर। ठीक, याद रखने के लिए ऐसे भी रख सकते हैं, अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 आएगा। सिमिलर वे में अगर हम फोर्स यहाँ निकालेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो आएगी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन आएगी R12। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन ये वाली है
और यहाँ इधर कौन सा पॉइंट है 1 और इधर कौन सा पॉइंट है 2, तो R12 और यहाँ आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ लगा देंगे वेक्टर। तो ये हुए F21 एंड 12। अब इनमें एक रिलेशन भी है, वो देख लेते हैं। हमें पता है कि जो R12 है यूनिट वेक्टर वो किसके इक्वल है, -R21 के। ठीक है, तो अब अगर R21 में या कहें R12 में ये वैल्यू पुट कर दें हम, तो हमें क्या मिलेगा, F12 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R², ब्रैकेट में आ जाएगा -R21 यूनिट वेक्टर। माइनस को इधर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, KQ1 Q2 अपॉन R² R21 यूनिट वेक्टर। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो पूरा पोर्शन है ये F12 बन चुका है। तो यानी कि हमें क्या मिला कि F21 यानी कि वेक्टर F21 इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वेक्टर F12। ठीक है, यानी कि जो फोर्स है वो दो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो। आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।